हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पास वो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय एवं संबद्ध समाहार। देखो भाई, मेरे पास इसका मतलब क्या है। वैसे हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय आय से पहले देखो, जो तुम्हारे पास जो भी नोट्स वगैरह पढ़े वो सारे नोट्स निकाल के देख लो अपने साथ में, ठीक है। और वरना किसी के पास कोई नोट्स नहीं है तो उसमें से पूरे इसमें से जो भी तुम्हारे पास है सारे सारे नोट्स आसानी से बना सकता है, ठीक। ये तुम्हारा चैप्टर है, इसमें तुम्हारा राष्ट्रीय आय तक है, ठीक। जो तुम्हारे साथ जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह है वो भी है। तो इस वीडियो को तुम्हें कम से कम 2 बार देखनी है, ठीक। जिसका तुम्हारा फायदा ये होगा कि पहली बार तुम सारी बात समझ जाओगे, दूसरी बात में तुम्हारे एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, हमारे पास ये चैप्टर है राष्ट्रीय आय से संबंधित हर एक चीज इसके अंदर, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय आय, इससे संबंधित जितनी भी चीजें वो सारी की सारी तुम्हें इसी के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले हम भाई जो बात करने वाले मेरे पास वो है कि उपभोग वस्तुएं क्या होती है, ठीक है। अगर नॉर्मली बोल जाए कि भाई उपभोग वस्तु क्या होती है, देखो इन सारे पॉइंट को समझने के बाद तुम आगे बढ़ पाओगे। मेरे पास है उपभोग वस्तुएं, अरे वे अंतिम वस्तुएं। पहले समझते हैं अंतिम वस्तु क्या होती है। भाई अंतिम वस्तु वो होती है जो जिसको सीधा गया जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है और जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं तुम्हें सेम चीज बोल रहा हूँ कि मेरे पास अंतिम वस्तुएं, देखो मेरे पास उपभोग वस्तु क्या होती है, वे अंतिम वस्तुएं, वो सारी अंतिम वस्तु वो होती है जिसको सीधा हम उपभोग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि उपभोग वस्तु क्या होती है, वे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की, ठीक है, जो कि डायरेक्टली। अच्छा सब देखो, मेरे पास होता क्या है, एक है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा मेरे पास होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तुम मार्केट गए, ठीक है, तुमने कोई सा सामान खरीदा और खाया, ठीक है, तो इससे क्या तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिली। दूसरा बोल दो अप्रत्यक्ष रूप से। भाई अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई बेटा है, ठीक, तुमने उसको आइसक्रीम खिलाई, अब क्या है संतुष्ट तुम क्या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तुमने देखो, तुम्हें क्या अपने बेटे को आइसक्रीम खिला के मान लो अच्छा लगा, ठीक, तुम क्या संतुष्ट हो गए। इसे क्या बोल देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट हो जाना, ठीक है। देखो तो मैं भाई प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उपभोग वस्तु बोलते हैं। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तु और सेवाएं उपभोग वस्तु कहलाती है, ठीक है। तो तुम्हें पहले डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दूसरा मेरे पास है भाई पूंजीगत वस्तु। पहले समझते हैं पूंजीगत वस्तु वो वस्तु होती है जो उत्पादन में उपयोग की जाती है, ठीक, किसी वस्तु के उत्पादन में जिसका उपयोग किया था उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पूंजीगत वस्तु बोलते हैं। तो कह रहे कि ये ऐसी अंतिम वस्तु है जो उत्पादन में सहायक होती हैं तथा आय सृजन, मतलब कि आय कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, आय सृजन के लिए प्रयोग की जाती है। ये उत्पादक की पूंजीगत परिसंपत्ति में समृद्धि करती है। उत्पादक के पास जो भी पूंजीगत परिसंपत्ति, जो भी उसके असेट्स वगैरह है, उसमें क्या है वो वृद्धि करती है, ठीक है। कहता था इनकी प्रकृति टिकाऊ होती है। भाई टिकाऊ का मतलब मेरे पास क्या होता है, जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए चल जाए, ठीक है। मेरे पास दूसरा इसके अंदर है अंतिम वस्तुएं। भाई अंतिम वस्तु क्या होती है, जिसमें तुम्हें समझाता हूं, दोबारा बता रहा हूं। मेरे पास वे वस्तु जो उपभोग व निवेश के लिए उपलब्ध होती है, या तो उपभोग के लिए उपलब्ध होगी या फिर निवेश के लिए उपलब्ध होती है। फिर कह रहा है कि ये पुनः विक्रय या मूल्य वर्धन, इसको मूल्य वृद्धि बोलते हैं, के लिए नहीं होती। भाई इसको दोबारा बेचने के लिए नहीं होती है, ठीक है। फिर मेरे पास अगला कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की गई सभी वस्तु और सेवाएं अंतिम वस्तुएं होती है। बस नेक्स्ट जो भाई इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। देखो भाई, जिसको डिटेल क्लास देखनी है, डिटेल क्लास की वीडियो पूरी बनी है, देख सकता है। इससे तुम्हारा 1 शॉट है। तो मेरे पास अगला है कि मध्यवर्ती वस्तु। ये ऐसी वस्तु होती है, देखो मेरे पास कह रहा है कि ये ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनकी एक ही वर्ष में पुनः बिक्री की जा सकती है। जैसे मान के चलो कि जिसको ऐसी, ये देखो ये ऐसी वस्तु होती है जिसको हम क्या है कि बेचने के लिए खरीदते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो कह रहे कि या अंतिम वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, और जो अंतिम वस्तु है उनके उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। कह रहे उसके बाद या जिनका रूपांतरण संभव है। भाई रूपांतरण संभव, इसका मतलब जिसका रूप को बदला जा सकता है। फिर ये प्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। भाई ये सीधा इसको उपभोक्ता खाता नहीं है, इसको किसी दूसरे चीज के साथ ही खाता है। तो मैं एग्जांपल दूं, आटा जो है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है कि एक मान लो कच्चा माल है। अब उसको क्या, उसका ब्रेड बना के फिर खाया जाता है। जैसे मान लो तुम दुकान जाओगे, ठीक, तुम बोलो भाई ब्रेड दो, तो ब्रेड क्या है, वो तुम्हें आटा ही देगा, वो आटे से जो बनी हुई ब्रेड है वो देगा। तो ब्रेड मेरे पास क्या अंतिम वस्तु हो गई,
और जो उसमें लगने वाला जो कच्चा आटा है तुम्हारे पास, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। फिर कह रहा उत्पादक द्वारा प्रयोग की गई सेवाएं, जैसे वकील की सेवा, कच्चे माल आदि मध्यवर्ती वस्तु होती है, ठीक है। हम वो सारी चीजें जो एक तरीके से मान लो उत्पादक जिन चीजों का प्रयोग करेगा उसको भी हम क्या मध्यवर्ती वस्तु बोल सकते हैं। अगला पास भाई निवेश क्या होता है, एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे निवेश कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है कि जो पूंजीगत वस्तु क्या होती है, वो वस्तु जिसको देखो वैसे वो ऊपर बता चुका हूं मैं, ठीक है। हाँ भाई ये जो तुम्हारा जो पूंजीगत वस्तु बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी सुनो, मैं मेरे पास क्या बोल रहा हूँ भाई कि एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे निवेश कहते हैं। फिर इसे पूंजी निर्माण या विनियोग भी कहते हैं, ठीक है। इसको पूंजी निर्माण भी बोल सकते हैं या फिर विनियोग भी बोल सकते हैं। अगला मेरे पास है मूल्यह्रास क्या होता है। सामान्य टूट फूट, देखो वैसे तुम्हें पहले समझा रहा हूँ मूल्यह्रास क्या होता है। जब भी हम किसी भी पूंजीगत वस्तु का उपयोग करते हैं, उस पूंजीगत वस्तु के उपयोग करने से उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट आती है। तो ये जो टूट फूट आती है ना, तो इसके कारण उस परिसंपत्ति में, उस असेट्स की वैल्यू में कमी आती है। जैसे मान लो मशीन है, अगर मैं उसका प्रयोग करूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट आएगी जरूर। तो ये जो टूट फूट आ रही है, इस टूट फूट के कारण उस मशीन की कीमत में कमी आएगी। हम इसे क्या बोलते हैं भाई, मूल्यह्रास बोलते हैं। तो कह रहे कि सामान्य टूट फूट अप्रचलन तथा समय प्रवाह के कारण, देखो अप्रचलन का मतलब है जो चीज होनी है। फिर कह रहे समय पास होने के कारण अचल परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या कह रहा है कि मूल्यह्रास स्थायी पूंजी के मूल्य को उसकी अनुमानित आयु से भाग करके ज्ञात किया। इसका मतलब मान लो मेरे पास कोई मशीन है, ठीक है, मशीन की कीमत मेरे पास 10 लाख है, ठीक। इसकी कीमत मेरे पास, और मान लो मेरे पास 10 साल तक चलेगी, इसकी 10 साल की गारंटी दे रखी है। तो 0 से 0 मेरे पास क्या भाई, इसका मूल्यह्रास कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक। हर साल इसमें अगर हम बोल सकते हैं कि हर साल इसमें जो है कितने की कमी आएगी, कितने मेरे पास मूल्यह्रास हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 लाख रुपए का आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास अगला है भाई कि सकल निवेश क्या होता है। देखो यहाँ पे सकल को वैसे बोलते हैं, एक तरीके से ग्रॉस बोला सकता है, ठीक है। कह रही है एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में जो कुल वृद्धि होती है उसे सकल निवेश कहते हैं, ठीक है। जैसे कह रही इसमें मूल्यह्रास सम्मिलित होता है। मैं तुम्हें इसका ना हल्का सा एग्जांपल दूं। मेरे पास क्या होता है सकल निवेश, जो हमने पूरे साल में जितने भी पूंजीगत वस्तु के, जो मेरे पास जो पूंजीगत वस्तु है उसके स्टॉक में जितनी वृद्धि करी है, जैसे मान लो पहले मेरे पास 4 मशीन थी, मैंने एक मशीन और ऐड कर दी, मेरे पास 5 मशीन हो गई, ठीक है। तो इस क्या देखो जितना मेरे पास बढ़ गया ना भाई, इसे हम क्या बोल देंगे, इसे सकल निवेश बोलेंगे, ठीक है। मेरे पास जो इसका अगला है उसको बोलेंगे निवल निवेश। भाई निवल का मतलब होता है शुद्ध, निवल का मतलब क्या होता है, शुद्ध निवेश, ठीक है। तो कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था में निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में जो भी शुद्ध वृद्धि होती है उसमें क्या बोलते हैं, निवल निवेश कहते हैं। इसमें बस क्या भाई, इसमें मूल्यह्रास सम्मिलित नहीं होता। ये तुम्हारे ना एमसीक्यू टाइप बन सकते हैं। जैसे होता है इसमें मान लो कि सकल निवेश के अंदर मूल्यह्रास सम्मिलित होता है, ठीक है। इसमें बस क्या भाई, जो मूल्यह्रास सम्मिलित होता है इसमें मूल्यह्रास सम्मिलित नहीं होता। अगर मुझे निवल निवेश निकालना मतलब कि शुद्ध निवेश निकालना है, भाई ध्यान रखकर चलना, जो निवल है इसका मतलब शुद्ध होता है, इसका मतलब हमारे पास शुद्ध है। तो सकल निवेश में से घिसावट, जिसको मूल्यह्रास बोलते हैं, मूल्यह्रास को तुम जैसे माइनस करोगे तुम क्या सकल निवेश से निवल निवेश से पहुंच जाओगे। मेरे पास अगला है आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। भाई सुनो, आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए हमारे पास टोटल ना सेक्टर को देखते हैं कि कितने सेक्टर होते हैं। जैसे तुम्हें मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक होता है जिसको बोलते हैं गृह, ठीक है, मतलब इसको परिवार क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको परिवार क्षेत्र लिख दे रहा हूं। मेरे पास क्या क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र, ठीक है। दूसरा मेरे पास है उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र, सिर्फ उत्पादक याद रखो। चलो सुनो, परिवार इसको क्या देता भाई, जो परिवार है परिवार उत्पादक क्षेत्र को देता है श्रम, श्रम देता है, भूमि, ठीक, पूंजी, फिर उद्यम, ये चीज देता है। इसके बदले जो उत्पादक क्षेत्र है वो परिवार क्षेत्र को श्रम के बदले मैं उसका जो एक तरीके से उसकी जो दिहाड़ी वगैरह है वो देता है। भूमि के बदले उसको रेंट मतलब कि किराया देता है।
पूंजी के बदले वो उसको उस पर ब्याज देता है, और जो उद्यम है उसके बदले उसको वो लाभ देता है। ठीक है, तो ये जो इनके बीच में देखो, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र में क्या आ गया, उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र में गया, ये जो इनके बीच में जो फ्लो चलता है ना, वैसे इसको बोलते हैं प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, पैसों का प्रभाव होता है। तो आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है भाई, तो देखो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तु एवं सेवाओं एवं साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह, लगातार प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, कह रहे इसकी प्रकृति चक्रीय होती है, क्योंकि ना तो इसका कोई आरंभिक बिंदु है, ना ही कोई अंतिम बिंदु। ठीक है, देखो जैसे मैं अभी तुम्हें ऊपर बताया, ठीक है, जो मेरे पास जो पिछला था उसमें मैं तुम्हें क्या बताया अभी, कि जो भी मेरे पास चीजें आएंगी उसमें मेरे पास, देखो तुमसे नॉर्मली अगर बोला जाए कि देखो जैसे मैं जो ऊपर बता रखा था कि मेरे पास एक मेरे पास था परिवार क्षेत्र, ठीक है, एक था उत्पादक क्षेत्र। तो जो परिवार क्षेत्र और जो उत्पादक क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में ये क्या, देखो ये ना बार बार क्या कि जो भी चीजें होती है ये मेरे पास बार बार घूमते रहेगी, ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, ये मेरे पास क्या है, ये चीजें ना बार बार होती रहती है। ठीक है, फिर इसमें मैंने कहा था इसका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, कह रहे कि वास्तविक प्रभाव उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं और साधन सेवाओं का प्रभाव दर्शाता है। देखो मेरे पास क्या होता है वास्तविक प्रभाव। वास्तविक प्रभाव के अंदर क्या होता है भाई, वास्तविक प्रभाव के अंदर हम देखते हैं कि वस्तु और सेवा वगैरह में से क्या क्या प्रभाव हुआ है। ठीक, दूसरा पास है मौद्रिक प्रभाव। इसमें जो भी इसके बदले जो भुगतान दिया गया, ठीक है, इसके बदले जो तुम्हारा भुगतान दिया गया उन चीजों को देखा जाता है। ठीक है, अब सुनो तो मेरे पास क्या भाई, अगला मेरे पास है क्षरण। देखो जो मैंने अभी तुम्हें ऊपर जो साइकिल बताई है भाई, एक बार ना जिसने नहीं देखी वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो कि मैंने भी कौन सी साइकिल बताई है। ठीक, जो साइकिल बताई है उसमें से क्षरण का मतलब क्या है, अगर हम उस चक्र के अंदर से जो चक्र बना हुआ है हमारे पास, ऐसे जो गोल से चक्र बना है, इसमें से हम कभी भी अगर मुद्रा को निकालते हैं, ठीक है, हम उसे बोलते हैं क्षरण। दूसरा मेरे पास है भाई भरण। भरण का मतलब क्या, उसमें पैसा डालते हैं। कह रहे कि आय के चक्रीय प्रवाह से निकाली गई राशि, मतलब मुद्रा के रूप में जो निकालते हैं, क्षरण कहते हैं, जैसे कर, बचत तथा आयात। ठीक है, दूसरा भरण क्या होता है भाई, कह रहा आय के चक्रीय प्रवाह में जोड़ी गई राशि, इसको मुद्रा की मात्रा को भरण कहते हैं, जैसे निवेश कर देना, सरकारी व्यय और निर्यात। ठीक, ये मेरे पास क्या है, इसके मतलब मान लो ये ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्षरण और भरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अगला है स्टॉक। किसे बोलते हैं, स्टॉक एक ऐसी मात्रा, इसको हम चर बोलते हैं, ठीक, जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जिससे मान लो कि धन, संपत्ति, मुद्रा की आपूर्ति आदि। देखो मैं ऐसा हूँ, स्टॉक का मतलब क्या है, जिसको एक फिक्स डेट पे नापना है। मैं तुमसे बोलूं कि बताओ 15 तारीख को तुम्हारे बैंक का बैलेंस कितना था, ठीक है, तो तुम बता दो भाई हाँ मेरे बैंक में इतना बैलेंस था। ठीक है, दूसरी चीज मैं तुमसे, जैसे मान लो कि तुम्हारी सैलरी आती है, तो मैं तुमसे कभी थोड़ी नहीं पूछूंगा कि देखो चलो मैं तो स्टॉक के बारे में पहले बता दिया। ठीक, इसका उल्टा है प्रवाह। कह रहा प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि में मापा। देखो भाई समय अवधि का मतलब क्या होता है, पूरा एक हफ्ते में, पूरा महीने में, एक दिन में, इसमें कोई डेट नहीं होती। मैं तुमसे बोल दूं, अगर मैं तुमसे तुम्हारी सैलरी पूछूंगा, कैसे पूछूंगा कि तेरी एक महीने की सैलरी कितनी है, ऐसे तो पूछूंगा ना मैं कि तुम्हारी एक महीने की सैलरी कितनी है, तुम बोलोगे मेरी एक महीने की सैलरी 15,000 रुपए है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा भाई कि जब भी कोई सी चीज जिसको पूरे टाइम पीरियड के अंदर नापते हैं हम उसको बोलते हैं प्रवाह। ठीक है, और जिसको किसी डेट पे नापते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है भाई, हम अगली बात करते हैं, मेरे पास आर्थिक सीमा क्या होती है। कह रहा यह सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्ति, वस्तु या पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है। इसका मतलब देखो भाई, आर्थिक सीमा का मतलब है, आर्थिक सीमा मेरे पास हमारे देश के अंदर की वो सीमा है जहां पे हमें एक वस्तु को किसी दूसरी जगह बेचने के लिए कोई सा एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना होता है। ठीक है, मेरे पास है आर्थिक सीमा क्षेत्र, जैसे मान लो राजनीतिक, समुद्री व हवाई सीमा। ठीक है, मेरे पास अगला है विदेशों में स्थित दूतावास। ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे देश में जो हमारे, देखो कोई सा दूसरा देश है उसके अंदर जो हमारा एक बिजनेस है उसे बोलते हैं विदेशों में स्थित दूतावास। वाणिज्य दूतावास, कोई सा बिजनेस चल रहा है दूसरे देश में। कह रहे सैनिक प्रतिष्ठान, ठीक, किसी दूसरे देश में हमारे सैनिक वगैरह है। फिर मेरे पास है राजनयिक भवन आदि। ठीक, मेरे पास देखो 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा कह रहे जहाज तथा वायुयान जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आपसी सहमति से चलाए जाते हैं। मेरे पास क्या है कि कोई सा भी वायुयान है, ठीक है, जो हर एक देश के अंदर क्या है कि आसानी से चला सकते हैं जब वो राजी होते हैं तो। ठीक, अगला मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व गैस निकालने वाले यान तथा
तैरने वाले प्लेटफॉर्म जो देशवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में चलते। भाई देखो ये सारे मेरे पास क्या है, आर्थिक सीमा क्षेत्र है, ठीक है। जहाज आप पे बता रखा है मैंने, पहले तो बताया भाई समुद्री हवाई जितने भी चीजें, तो मेरे पास क्या है भी, ये सारे सारे मेरे पास एक आर्थिक क्षेत्र है हमारे, ठीक है। अगला भाई हम बात करते हैं, अगला सामान्य निवासी कौन होते हैं। कह रहे किसी देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा उस संस्था को माना जाता है जिसके आर्थिक हित उसी जिसका आर्थिक उसी देश की आर्थिक सीमा में केंद्रित। तो इसका मतलब है भाई कोई सा इंसान जो पैसा कमा के जिस देश में खर्च करने की इच्छा रखता है, ठीक है, उसको मान लो उसका परिवार वहां रहता है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, सामान्य निवासी बोलते हैं, ठीक है। कह रहे जिसमें वह सामान्य एक वर्ष से रहता है, ठीक। दूसरा, उत्पादन का मूल्य का मतलब क्या है, एक उत्पादन इकाई द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य उत्पादन का मूल्य कहलाता है। जैसे मान मैं तुमसे बोलूं उत्पादन मूल्य, फिर उसने उत्पादन कितना किया, ठीक है, तो मेरे पास है बेची गई मात्रा, बाजार की कीमत, ठीक है। ये फिर स्टॉक में परिवर्तन। भाई स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम स्टॉक में से जो तुम्हारे साल के अंत में स्टॉक बचा, अंतिम में से जो तुम्हारा प्रारंभिक है, ठीक है, अंतिम स्टॉक में से तुम जैसे ही प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा भाई, उत्पादन का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास अगला है साधन आय, ठीक है। भाई साधन आय क्या होती है, कह रहा उत्पादन के साधन, मेरे पास कौन से, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, ऊपर तो मैं बता चुका हूं मैं, ठीक है। कह रहा उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय। देखो उत्पादन के जो भी साधन है, ये चार है, इन सबसे जो भी हमें प्राप्त आय होती है उसे साधन है बोलते हैं। देखो मेरे पास पहले लगा वेतन, जो श्रम है, श्रम को वेतन दिया जाता है, भूमि पे किराया दिया जाता है, जो पूंजी है उस पर हम देते हैं ब्याज, और मेरे पास जो अगला है उद्यम, भाई उद्यम का वैसे प्रॉफिट होता है, ठीक है, उद्यम का मेरे पास प्रॉफिट होता है जिसको लाभ बोलते हैं, इसमें चीज चेंज कर लेना। अच्छा वेतन व मजदूरी मेरे पास वही चीज है, ठीक है। तो इसका आगे देखते हैं अब, मेरे पास अगला भाई हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक। यह एक पक्षीय भुगतान होता है जिसके बदले कुछ नहीं मिलता। जैसे मान लो एक परिवार वाला किसी दूसरे अपने किसी मेंबर को पैसे भेज दे, जैसे मान लो कि वृद्धावस्था पेंशन, इसमें कुछ नहीं मिलता, टैक्स हो गया, ठीक है, मुझसे सिर्फ पे करते हैं, कुछ नहीं होता। मेरे पास अगला है छात्रवृत्ति, ठीक है, जो मेरे पास जो स्टूडेंट वगैरह उन सबको जो देते हैं वो सारे, तो जो भी बिना बात के जो पैसे ट्रांसफर किया था उसमें क्या बोलते हैं, हस्तांतरण भुगतान। मेरे पास अगला भाई पूंजीगत लाभ क्या होता है, पूंजीगत संपत्ति तथा वित्तीय संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है, जो समय बीतने के साथ होती है, यह क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होता है। देखो मैंने क्या बोला कि पूंजीगत परिसंपत्ति या फिर जो वित्तीय संपत्ति होती है, इन सब की कीमत में जो भी बढ़ोतरी होती है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत लाभ बोलते हैं। मान लो तुमने एक ना कोई सा प्लॉट लिया, ठीक है, वो तुमने लिया था 10 लाख रुपए का, अब वो क्या है कि 2 साल के बाद तुम्हारा मान लो 15 लाख रुपए का हो गया, तो जो 5 लाख तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, तुम्हारे पास क्या भैया, इसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए चलना, मेरे पास इस संपत्ति की बिक्री के समय प्राप्त होता है, उससे पहले प्राप्त नहीं होता। जब तक तुम उसे बेचोगे नहीं तुम्हें पूंजीगत लाभ होगा नहीं, ठीक है। मेरे पास अगला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक। मेरे पास समझो पहले कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता क्या भाई, कह रहे श्रम साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए किया गया भुगतान। इसको नगद हो सकती है, वो कैश हो सकता है, या वस्तु के रूप में। कोई सा भी कर्मचारी वहीं पे काम कर रहा है, उसको जो भी भुगतान मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं भाई, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। मेरे पास अगला है परिचालन अधिवेश क्या होता है, ठीक है, वैसे इसको अधिवेश को अधिशेष भी बोलते हैं। कह रहे उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारी का पारिश्रमिक का भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है वह परिचालन अधिशेष कहलाता है, ठीक है। यह किराया, ब्याज और लाभ का योग होता है, ठीक है। तो ये वाली बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मेरे पास देखो, मेरे पास क्या है भाई, किराया जोड़ दो, ब्याज जोड़ दो और जो लाभ है, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास क्या आता है भाई, परिचालन अधिशेष। ये तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं भाई, जिसको डिटेल वीडियो देखनी है वो देख सकता है आसानी से, ठीक है। मेरे पास अगला भाई सहायकी क्या होता है, कह रहे सरकार द्वारा उत्पादकों को सीधे दी जाने वाली वह धनराशि जो उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ावा देती है, उसे क्या बोलते हैं भाई, सहायकी। देखो सहायकी लिखा हुआ है, जिसको हम आर्थिक सहायता बोलते हैं, इसको अनुदान भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना। मेरे पास अगला है घरेलू समाहार, ठीक है, हमने जीडीपी के बारे में पढ़ लिया, मतलब जो मेरे पास है। और उसके बाद देखते हैं जो घरेलू समाहार क्या होता है। सबसे पहले मेरे पास है भाई कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। फिर एक लेखा वर्ष की अवधि में, एक साल की अवधि में अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत, जो एक अर्थव्यवस्था है उसकी जो घरेलू सीमा है उसके अंदर उत्पादित जो भी वस्तु उत्पादन हुई, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवा के बाजार मूल्य का जो योग होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास अगला है बाजार कीमत पर निवल देशीय उत्पाद, जो बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मेरे पास कैसे निकालते हैं भाई नेट को, जो जीडीपी एट एमपी है उसमें से तुम मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, ठीक है, जिसको हम स्थायी पूंजी का उपभोग बोलते हैं, ठीक। तो मेरे पास क्या होता है भाई, एनडीपी एट एमपी निकल आएगा, ठीक। इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे बोलते हैं बाजार कीमत पर निवल देशीय उत्पाद बोलते हैं, ठीक है भाई। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास कह रहा है कारक लागत पर निवल देशीय उत्पाद, या जिसको हम घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो भाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसके अच्छा इन सबकी शॉर्ट फॉर्म है, याद रख के चलनी होती है भाई, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादन कारकों की आय का योग, जो भी उत्पादन के कारक हैं, ठीक है, उत्पादन के कारक 4 होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, ठीक है। इससे जो भी आय प्राप्त होती है, ठीक है, उन सब का अगर हम योग करते हैं, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, कारक लागत पर निवल देशीय उत्पाद या फिर घरेलू आय बोल देते हैं इसको, ठीक है। कैसे निकालते हैं भाई इसको, जीडीपी एट एमपी, मतलब कि बाजार कीमत पे सकल घरेलू आय में से तो मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, फिर जो तुम्हारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि निवल अप्रत्यक्ष कर। मैं पहले समझो, मेरे पास ये जो निवल अप्रत्यक्ष कर है आता कैसे है, जो तुम्हारा कर है, कर को प्लस कर दो, और जो तुम्हारा अनुदान है, ठीक, अनुदान को तुम माइनस कर दो। अगर ऐसा करते हो भाई तो तुम्हारे पास क्या है, ये आता है, ठीक। जैसे मान लो एनडीपी एट एफसी है, ठीक, इसमें मेरे पास क्या है, जीडीपी में से जीडीपी एट एमपी, मतलब कि जो तुम्हारे पास ना बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, इसमें से तुम मूल्य ह्रास को माइनस करो, फिर निवल अप्रत्यक्ष कर, या तो इसको माइनस कर दो या फिर जो टैक्स है उसको ऐड करो और अनुदान को माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या अपने आप आ जाएगा जो आना हुआ, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास भाई अगला है राष्ट्रीय समाहार की बात करते हैं। तो मेरे पास पहला है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक देश के सामान्य निवासी द्वारा, एक देश के जो भी सामान्य निवासी होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं भाई सामान्य निवासी कौन होते हैं, एक देश के सामान्य निवासी द्वारा एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा, देश के अंदर की सीमा व विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, इसको जीएनपी एट एमपी बोलते हैं। कैसे निकलता है भाई, जो हमारे देश का है जीडीपी एट एमपी, वो फिर नफिया, ठीक है, नफे में पास क्या भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसको ध्यान रख के चलना, मतलब कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बोलते हैं। अगर हम इसको प्लस करते हैं, मेरे पास क्या भाई, जीएनपी, ध्यान रख के चलना, देखो इसे जीडीपी लिखा है ना, मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कि जीडीपी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एमपी है। इसमें अगर मैं NFIA, अगर इसको मैं ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं NFI को ऐड करता हूं तो जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से मेरे पास क्या भाई, हम पहुंच जाएंगे नेट पे, ये जो डी है ना, ठीक, मैं यहां देखो कहां पहुंचूंगा भाई, इसे पहुंचाऊंगा मैं GNP एट MP। जब भी हम नफिया ऐड करेंगे, जो तुम्हारा जो घरेलू है, ठीक है, ये तुम्हारा राष्ट्रीय में बदल जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा कहां पहुंच जाएगा भाई, यहां से यहां आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। फिर मैं अगली बात करता हूं भाई, मेरे पास बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय, भाई निवल का मतलब शुद्ध होता है, तो उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो तुम्हारा जीएनपी एट एमपी है, जो मैंने तुम्हें ऊपर निकालना सिखाया अभी, उसमें से तुम जैसे ही मूल्य ह्रास को माइनस कर दोगे, तुम्हारे पास क्या भाई, एनएनपी एट एमपी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाई जो मेरे पास अगला है वो है राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है, इसको एनएनपी एट एफसी बोलते हैं। एक देश में सामान्य निवासी द्वारा एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा व शेष विश्व से अर्जित कारक आय का जो योग होता है उसे हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो इसे कैसे निकालें भाई, एनएनपी एट एफसी को एनडीपी एट एफसी, जो तुम्हारे पास ना मतलब जिसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय घरेलू आय, जो मेरे पास देखो, मेरे पास जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो शुद्ध
घरेलू आय किस पे, कारक लागत पे। अगर तुम इसमें नफिया ऐड करते हो तो वापस राष्ट्रीय आय। तो भाई तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। मेरे पास अगला है वर्धित मूल्य, इसे बोलते हैं मूल्य वृद्धि। किसी उत्पादन इकाई द्वारा, कोई सी उत्पादन इकाई जो उत्पादन करती है, द्वारा निश्चित समय में किए गए उत्पादन के मूल्य तथा प्रयुक्त उसमें जो यूज हुआ है, ठीक है, प्रयुक्त का मतलब यूज हुआ है, जो प्रयुक्त मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का अंतर वर्धित मूल्य कहलाता है। देखो भाई मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक मेरा पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने 50 रुपए में बनाया और मैं इसको 100 रुपए में बेच रहा हूँ। चलो मैं कहता हूँ 50 बनाया और मैं 80 बेच रहा हूँ, बताओ इसकी कीमत कितनी बढ़ाई भाई, 30 रुपए बढ़ाई है। तो 30 रुपए मेरे पास है इसकी वर्धित मूल्य है, इसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि, ठीक है। मेरे पास अगला है दोहरी गणना की समस्या। देखो जब हम ना राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे होते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त हम क्या देखते हैं भाई कि कुछ कुछ गलतियां होती हैं, वो गलतियां हमारी है। सबसे पहला मैं बताऊं कह रहा कि राष्ट्रीय आय आकलन में जब किसी वस्तु के मूल्य की एक से अधिक बार गणना की जाती है उसे दोहरी गणना कहते हैं, ठीक। इससे राष्ट्रीय आय अधिमूल्यांकन दर्शाता है, इसलिए इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। देखो मेरे पास तुमसे ऐसा बोल दो कि मेरे पास मान लो पेन है, इस पेन का मैंने एक बार उत्पादन किया, ठीक है, उसको मैंने बेचा किसी के पास, तो एक बार क्या है कि एक बार राष्ट्रीय में जुड़ चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको एक बार और राष्ट्रीय में ऐड करना चाहूँ ना तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास भाई कुछ कुछ महत्वपूर्ण समीकरण है। मेरे पास सकल क्या होता है, निवल, इसमें मूल्यह्रास को ऐड कर दो, ठीक, तो मेरे पास क्या सकल आ जाएगा। अगला तुम्हें ध्यान रखकर चलना है, सकल पे पहुंचने के लिए निवल को ऐड कर दो मूल्यह्रास में, या फिर अगर मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं कि अगर हमें शुद्ध पे कभी पहुंचना है, शुद्ध पे पहुंचने के लिए सकल में से मूल्यह्रास को माइनस कर दो। ऊपर इसके फॉर्मूले बता चुका हूं मैं। मेरे पास अगला है राष्ट्रीय कैसे निकालते हैं, घरेलू आय, उसमें विदेशों से प्राप्त निवल कारक है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है उसको देख के चलते हैं, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास। बाजार कीमत कैसे निकालते हैं, जो साधन लागत है इसको कारक लागत भी बोलते हैं, उसमें अगर तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर, इसको अगर तुम ऐड करते हो तो भी तुम्हारे पास क्या आता है भाई, बाजार कीमत पे पहुंच जाओगे आराम से। भाई देखो तुम ना इसके बदले जो तुम्हारे पास निवल अप्रत्यक्ष कर है, इसके बदले मेरे पास होता है कर, इसके बदले तुम्हारे पास ना ये चीजें लिखा होती है, तुम्हारे पास कर लिखा हुआ आएगा, कर को तुम्हें ऐड कर देना है और तुम्हें क्या करना भाई, माइनस करना है। तुम्हारे पास होगा अनुदान, या तो अनुदान होगा या फिर तुम्हारे पास आर्थिक सहायता लिखी हुई आएगी। कर को तुम्हें प्लस करना है, अनुदान को माइनस कर देना है। मेरे पास अगला है भाई, इसको बोलते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं। प्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता माइनस करो, तुम्हारे पास क्या निवल अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। मेरे पास अगला है विदेशों से शुद्ध साधन, तो क्या करना भाई, जो तुम्हारे पास विदेशों से साधन है उसमें विदेशों को साधन वो उसे माइनस कर दो। मान लो मेरे पास दूसरे देश से जो पैसा आया उसे बोलते हैं विदेशों से साधन आए। मेरे पास उसमें अगला है विदेशों को साधन, जो हमने विदेश में जो सामान, देखो एक मेरे पास है दूसरे देश में सामान जो बेच के पैसा आया उसे बोल देंगे, ठीक है। अगला जो दूसरे देश में जो पैसा गया है उससे बोल देंगे, ठीक है। तो अगर हम बोलना चाहें तो मेरे पास है निर्यात से जो पैसा है, मेरे पास जो आयात से पैसा है, तो इसमें मेरे पास देखो निर्यात में जो पैसा आया और जो आयात में पैसा गया, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है। अब मेरे पास है भाई राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधियां है। राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, पहले मेरे पास भाई आय विधि क्या करते हैं, पहले मेरे पास इसका पहला स्टेप है, ठीक, कह रहे साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, ठीक, मतलब कि जो मेरे पास है ऐसा निवल शुद्ध होता है घरेलू साधन आय, इसको कैसे मतलब कि मेरे पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। कर्मचारी का पारिश्रमिक ले लो, ठीक है भाई, तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि कर्मचारी के पारिश्रमिक में क्या क्या आता है। कर्मचारी के पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष, इसको ले लो। फिर इसमें स्वनियोजित या फिर बोलते हैं हाँ स्वनियोजित या फिर स्वनियोजित की मिश्रित है, ठीक है। जो स्व देखो इसमें इसके बारे में तुम्हें ना भाई इसको समझने के लिए तुम्हें डिटेल क्लास की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास की स्वनियोजित की मिश्रित आय होती क्या है, जब तुम इसको निकाल लोगे तो भाई मेरे पास आ जाओगे दूसरे स्टेप पे, ठीक है। इसमें मेरे पास है जो तुम्हारे पास साधन लागत पर जो निवल घरेलू उत्पाद है, ये निकालने के बाद तुम्हें विदेशों से जो प्राप्त निवल साधन आए इसको तुम क्या है कि ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। मतलब कि एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए एनडीपी एट एफसी में नफिया को ऐड कर दो तो तुम्हारा उसका भाई अपने आप आ जाता है। भाई इसके अंदर देखो बहुत सारे इसके ना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तुम उसको अपनी बुक से ट्राई मारो, जिसको भाई पूरी डिटेल वीडियो देखनी है इसका पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मेरे पास दूसरा है
उत्पादन विधि जिसको बोलते हैं मूल्य वर्धित विधि, इसको हम मूल्य वृद्धि विधि भी बोल देते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरे पास पहला इसका जो पहला स्टेप है, पहले हम निकालते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य, जो प्राथमिक क्षेत्र ने जितने मूल्य वृद्धि करी है वो, प्लस द्वितीय क्षेत्र ने प्लस तृतीय क्षेत्र ने, जैसे ही हो जाएगा। अच्छा हम कैसे निकालते हैं इसको, जीडीपी एट एमपी, बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन और मध्यवर्ती भोग, इसको माइनस कर दो। ठीक है, मेरे पास क्या है, इसका आंसर अपने आप आता है। फिर हम थोड़ा अगर इसके और आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप मेरे पास है भाई, जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ गया, इसमें से मूल्यह्रास माइनस कर दो। हम क्या है, कहां पहुंच जाएंगे, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद पे। भाई तुम्हें ना फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए सारे। ठीक है, फिर मेरे पास इसका तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप कह रहे कि कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए, मतलब कि अगर तुम्हें इस पे पहुंचना है तो बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद में से जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है इसको माइनस कर दो। भाई तुम्हें ध्यान रख के चलना कि तुम्हारे एग्जाम में पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तुमसे जो पूछ रहा है उसको निकालने के फॉर्मूले लिखवा देना। ठीक है, इसका जो मेरे पास चौथा स्टेप है वो क्या है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे इसको, कारक लागत पर जो निवल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, इसमें तुम ऐड कर दो विदेशों से प्राप्त निवल कारक है। ठीक, जो विदेशों से प्राप्त जो तुम्हारे पास निवल कारक है उसको तुम ऐड कर दोगे, तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास अगला है भाई, इसको बोलते हैं व्यय विधि। ठीक है, सुनो जो व्यय विधि है उसके बारे में देखते हैं एक बार। जो पहला स्टेप है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालने, मतलब जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी का निर्माण, ये और फिर जो मेरे पास शुद्ध निर्यात है। ठीक, इन सबको अगर तुम ऐड करते हो तो जीडीपी एट एमपी पहुंचोगे। ठीक है, मेरे पास अच्छा ये कैसे आता है भाई, शुद्ध निर्यात कैसे आ जाएगा, जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो जो हमने निर्यात किया है, निर्यात में से तुम आयात माइनस कर दो। ठीक, तुम्हारे पास अपने मेरे पास क्या है, ये आ जाएगा। इसका जो दूसरा स्टेप है भाई, दूसरे में क्या करेंगे, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, इसको निकालने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को माइनस कर दो, आ जाएगा। तो इसका तीसरा स्टेप है कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, इसको निकालने के लिए जो ऊपर हमने निकाला है बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद को लिखा पहले। ठीक है, जो मेरे पास है ना एनडीपी इसको लिखा, इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है इसको एनआईटी इसको माइनस कर दो, तुम्हारा इसका क्या आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई चौथे स्टेप की बात करते हैं। जब हम इस पे आ जाए करेंगे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना होगा तुम्हें, तो क्या करोगे भाई, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद ले लो। ठीक है, फिर इसमें तुम ऐड कर दो नफिया। ठीक है, जो विदेशों से प्राप्त निवल साधन है इसको ऐड कर दो। फिर हम अगली बात करते हैं मेरे पास की विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय के बारे में। देश के सामान्य निवासी द्वारा विदेशों को प्रदान की गई साधन सेवाओं से प्राप्त आय, ठीक है, तथा विदेश को दी गई साधन आय के बीच के अंतर को विदेशी मतलब विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय बोलते हैं। मैं वही वाली बातें बोल रहा हूँ, हमने दूसरे देश में सामान बेचा, ठीक है, फिर दूसरे देश से सामान खरीदा, इन दोनों का जो अंतर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, नफिया बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय बोलते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है कि इसके जो घटक कौन कौन से, पहले मेरे पास है कर्मचारियों का निवल परिश्रमिक, दूसरा संपत्ति तथा उद्यमवर्ती से निवल आय, भाई जो भी बिजनेस वगैरह ना उन सबसे जो भी इनकम आती है वो, फिर तीसरा विदेशों से निवासी कंपनी की शुद्ध प्रतिधारिता है। भाई देखो इसका मतलब मेरे पास है कि विदेशों से जो निवासी कंपनी है, जो विदेश में हमारी कोई सी कंपनी है वहां से जो आय आ रही है वो वाली। ठीक है भाई, नेक्स्ट मेरे पास है चालू हस्तांतरण, कह रहे कि वह गैर अर्जित आय जो देने वाले के चालू आय में से निकलता है और प्राप्त करने वाले को चालू आय में जोड़ा जाता है, उसे हस्तांतरण आय बोलते हैं। मतलब देखो हमारे पास क्या होता है, चालू आय का मतलब क्या भाई, हस्तांतरण आय, एक तो है देने वाला और लेने वाला, देने वाले के अकाउंट में से लेने वाले के अकाउंट में जो पैसा है ना, हमसे क्या बोलते हैं चालू हस्तांतरण। अगला मेरे पास है पूंजीगत हस्तांतरण, क्या होता है, वह गैर अर्जित आय जिसको कमाया नहीं है, वह गैर अर्जित आय जो देने वाले के धन तथा पूंजी से निकलता है, धन और पूंजी निकलता है, तथा प्राप्त करने वाले के धन और पूंजी में
शामिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत हस्तांतरण। भाई तुम्हारे पास ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, देख लेना, इसके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। फिर अब तुम्हारे पास समरी है, उसे बता रहा हूं मैं, कह रही कि आय विधि के अनुसार निवल उत्पादक के घटक का संचित्रकरण। मेरे पास सबसे पहला मेरे पास है कर्मचारी के परिश्रम को क्या कहता है, पहले मेरे पास है वेतन तथा मजदूरी आता है, इसमें तुम्हारा नगद होगा या फिर वस्तु के रूप में, प्रकार का रूप में, मतलब मेरे पास क्या है, वस्तु के रूप में। अगला मेरे पास है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों या फिर नियोक्ताओं का अंशदान। ठीक है भाई, जो तुम्हारा मालिक वगैरह ना जो भी समाज के सुरक्षा में देते हैं वो सारी चीजें। फिर दूसरी मेरे पास है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में क्या आता है भाई, किराया आता है, लगान आता है, रॉयल्टी आती है, ब्याज आता है, लाभ आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके 2 पार्ट कर सकते हैं भाई। पहले मेरे पास है धन तथा संपत्ति से प्राप्त आय, इसमें मेरे पास है किराया, लगान, रॉयल्टी, ब्याज। फिर जब मेरे पास है उद्यम वर्ती से प्राप्त में कौन सा आएगा भाई, बोलते हैं निगम कर लाभ। ठीक है, निगम के अविरत लाभ या फिर जिसको बोलते हैं बचा हुआ लाभ या फिर लाभांश। मेरे पास तीसरा है स्वनियोजित की मिश्रित आय। भाई तुम्हें ना इसको करने के लिए तुम्हें अपने बुक के क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, ये तुम्हारे सिर्फ रिवीजन टाइप होता है धीरे से। अगला बस व्यय विधि में निजी अंतिम वो हुआ है, सरकारी अंतिम वो हुआ है, सकल घरेलू और पूंजी निर्माण जगह शुद्ध निर्यात। ठीक, इसमें और मेरे पास आता है भाई सकल सार्वजनिक निवेश, सकल आवासीय निर्माण निवेश, फिर मेरे पास अगला है सकल व्यवसायिक निवेश, फिर जगह माल सूची निवेश, ये सारे आते हैं। फिर अगला व्यय विधि के अनुसार कीमत पर सकल उत्पाद के घटक का संचित्रीकरण मेरे पास है भाई। सबसे पहला मेरे पास है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन अथवा बाजार कीमत, मतलब जो बाजार कीमत है, बेची गई मात्रा और स्टॉक में परिवर्तन। जो स्टॉक में परिवर्तन है उसको भाई मैं बता चुका हूँ, स्टॉक परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक है। ठीक है, फिर यार देखो लिखा हुआ है मेरे पास स्टॉक परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक है। ठीक है, अब कुछ सावधानियां बरतनी होती है जब हम राष्ट्रीय की गणना करते हैं, तो इसके भी तुम्हारे पास कम से कम 4 मार्क्स से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मेरे पास पहला है कि दोहरी गणना से बचे। भाई किसी भी एक चीज को अगर हम एक बार राष्ट्रीय में जोड़ चुके हैं उसको दोबारा नहीं जोड़ते। जैसे मान लो कि पुरानी वस्तु को दोबारा से बेचते जो बेचते हैं उससे आय प्राप्त होती है। मान लो मेरे पास एक स्कूटर था, मैं उसको बेचा, ठीक है, तो उसको बेचने से आय प्राप्त होगी, मैं उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ सकते उसको। ठीक है, दूसरा मेरे पास है वस्तु के पुनः, वही चीज मेरे पास, ठीक है, विक्रय को सम्मिलित नहीं करते। कोई सी वस्तु है मैं उसको दोबारा बेचा है, ठीक है, तो दोबारा बेचने पे जो आय प्राप्त होगी उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा भाई स्व उपयोग, खुद के उपयोग के लिए जो उत्पादित वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखकर चलना, मैंने अगर कोई सा सामान बनाया मैं उसको खुद यूज कर लिया तो उसको भी इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, ये मेरे पास थी मूल्य वृद्धि विधि वाली। फिर मेरे पास अगला है आय विधि का, कह रहा हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करती। मैंने कोई सी इनकम ट्रांसफर करी, किसी एक के अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, तो वो जो जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करी है उस इनकम को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। दूसरा पूंजीगत लाभ को सम्मिलित नहीं करते। तीसरा पास है स्व उपयोग के लिए उत्पादित वस्तु से उत्पादन आय को सम्मिलित करते हैं। भाई खुद के उपयोग के लिए उत्पादित वस्तु से जो उत्पन्न आय होती है उसको सम्मिलित किया जाएगा, मतलब कि मैंने खुद के उपयोग के लिए कोई सी वस्तु वगैरह लिए उसको सम्मिलित करते हैं। चौथा मेरे पास है उत्पादनकर्ताओं द्वारा प्रदान मुफ्त सेवा को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जो उत्पादन करता है वो जो भी सेवा प्रदान कर देंगे ना उसके बदले क्या उसको सम्मिलित किया जाएगा। इस करके उत्पादनकर्ताओं द्वारा प्रदान मुफ्त सेवा, जैसे मान लो कि मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने अगर मेरे पास क्या है कि काम किया, ठीक, तो उस बेटे की जो सैलरी बननी चाहिए उसको ऐड कर किया जाता है। मेरे पास अगला है व्यय विधि। सबसे पहला मध्यवर्ती व्यय को सम्मिलित नहीं करते। भाई मान लो कि मैंने कच्चे माल को खरीदने में कोई सा पैसा लगाया तो हम क्या है उसको खर्च नहीं करते। भाई देखो वैसे ना इस वीडियो के बाद तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें तुम्हें क्या है हल्के बहुत क्वेश्चंस वगैरह समझाऊंगा मैं कुछ, उसके बाद जैसे मान लो कि जो भी इसके थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे समझा दूंगा मैं। फिर दूसरा मेरे पास है पुनः विक्रय, वस्तुओं की खरीद पर व्यय को सम्मिलित नहीं करता। कह रहे कि दोबारा से देखो कह रहा पुनः विक्रय वस्तु, मेरे पास क्या मैंने किसी वस्तु को बेचा, ठीक है, तो उसको उस पर जो भी मेरे पास क्या है खर्चा वगैरह किया उसको उसमें ऐड नहीं करेंगे। मेरे पास अगला है वित्तीय परिसंपत्ति पर व्यय सम्मिलित नहीं करते। जो मेरे पास कोई सी वित्तीय परिसंपत्ति है, ठीक है, उस पर कोई सा खर्चा किया है तो उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, फिर मैं अपना जीडीपी की बात करता हूं। जीडीपी के मेरे पास भाई 2 रूप होते हैं, एक मेरे पास है वास्तविक जीडीपी, दूसरा मेरे पास है मौद्रिक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी का मतलब है जब भी हम किसी देश के अंदर, देखो हम ना इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु
तथा सेवा की कीमत यदि आधार वर्ष की कीमत पर मापा जाता है उसे बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। ठीक है, ये मेरे पास वास्तविक जीडीपी की डेफिनेशन है। दूसरा मेरे पास है भाई, जिसको लिखना होगा वीडियो को स्लो करके पॉज करके लिख लो। ठीक है, दूसरा मेरे पास है मौद्रिक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी मतलब क्या है? एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवा की कीमत को यदि चालू वर्ष की कीमत पर आंका जाता है उसमें क्या बोलते हैं? मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं हल्का सा। एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक ही वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन यदि आधार वर्ष की कीमतों पर किया जाता है तो उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और फिर इसे स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हैं। ध्यान रखे चलना, इसको हम स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यह केवल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होती है। जब उत्पादन में परिवर्तन होगा तभी परिवर्तन आएगा, वरना परिवर्तन नहीं है। देखो, जब वास्तविक जीडीपी निकालते हैं, ठीक है, वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन तभी आएगा जब मेरे पास उत्पादन में परिवर्तन आएगा। ठीक है, वरना इसमें परिवर्तन नहीं आता। कह रहा है इसे आर्थिक विकास का एक सूचक मानता है। भाई अगर देश में ज्यादा उत्पादन होता है, हम मानते हैं हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक, फिर मेरे पास भाई अगला है मौद्रिक जीडीपी। क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवा का मूल्यांकन यदि चालू वर्ष की कीमतों पर किया जाता है उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। फिर इसे चालू कीमतों पर जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, यह उत्पादन मात्रा तथा कीमत स्तर दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। देखो, या तो उत्पादन बढ़ा दो या फिर वस्तु की कीमत बढ़ा दो तो भी जीडीपी बढ़ जाती है। भाई तुम्हें इसका फॉर्मूला याद करके चलना है। मेरे पास फॉर्मूला होता है इसका कि वास्तविक जीडीपी कैसे निकालते भाई? मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, डिवाइड कर दो उसको कीमत सूचकांक से, गुना कर दो 100 से। तुम्हारे पास वास्तविक जीडीपी होगी, तुम्हें मौद्रिक निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि वास्तविक जीडीपी निकालो, तो मतलब तुम्हारे पास ना मौद्रिक जीडीपी दे रखी होगी और कीमत सूचकांक दे रखा होगा। ठीक है, तीनों में से तुम्हारे पास ना कुछ एक चीज दे रखी होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसका एग्जांपल है। देखो भाई, कह रहे कि यदि वास्तविक आय 200 करोड़ है और कीमत सूचकांक 135 है तो मौद्रिक आय निकालो। भाई ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ठीक है, कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना भी। फिर इसी का मेरे पास जैसे इसका एक उल्टा क्वेश्चन है, कह रहा मौद्रिक आय इतनी है और कीमत सूचकांक कितना है, तो फिर मैं दोबारा फॉर्मूला लगाया भाई, सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, ये हमारा जो इसका आंसर आएगा। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ही है, फिर देख लें इसको कैसे कैसे करोगे। फिर मेरे पास अगला है सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण। देखो, कह रहे कि सामान्य सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखो मेरे पास ये कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी और कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध है। जीडीपी बढ़ेगी कल्याण ज्यादा होगा, जीडीपी घटेगी तो कल्याण कम होगा। कह रहे कि उच्चतर जीडीपी का अर्थ है वस्तु और सेवाओं का अधिक उत्पादन होना। उच्चतर जीडीपी, अधिक जीडीपी का मतलब क्या है? वस्तु और सेवा का ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि वस्तु एवं सेवाओं का अधिक उपलब्धता। कह रहे परंतु इसका अर्थ यह निकालना है कि लोगों का कल्याण पहले से अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर जीडीपी की बात चल रही है, ठीक है, तो भाई हम ना नॉर्मली क्या बोल देंगे कि अगर जीडीपी अच्छी है इसका मतलब वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है। वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है इसका मतलब लोगों को नौकरी मिल रही है। ठीक है, इसलिए बोल देंगे कि मेरे पास घरेलू उत्पाद और क्या मेरे पास लोगों का कल्याण, दोनों चीज मेरे पास क्या एक जैसी सम्मिलित होती है। ठीक है, मेरे पास कल्याण की बात करते हैं। कह रहे इसका तात्पर्य लोगों की भौतिक सुख सुविधाओं से है। यह अनेक आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर होती है। देखो, या तो पैसे पर निर्भर होगी या फिर पैसों को छोड़ के जो अन्य कारक है उन सब पर निर्भर होती है। ठीक है, कह रहा आर्थिक कारक जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोग का स्तर, और गैर आर्थिक कारक कौन सा होता है भाई? पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, कानून व्यवस्था, सामाजिक शांति, ये सारे मेरे पास क्या है? गैर आर्थिक है। ठीक है, सुनो, कह रहे कि वह कल्याण जो आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं उसे आर्थिक कल्याण, और जो गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं उसे हम गैर आर्थिक कल्याण कहते हैं। ठीक है, कह रहे कि दोनों के योग को सामाजिक कल्याण कहता है। जब हम देखो, जब मेरे पास है गैर आर्थिक, आर्थिक और गैर आर्थिक, मतलब क्या ऐसा बोलते कि मेरे पास देखो एक मेरे पास है आर्थिक कल्याण, दूसरा मेरे पास है गैर आर्थिक कल्याण। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे पास क्या आता है भाई? सामाजिक कल्याण आता है। ठीक है, फिर इसका निष्कर्ष का निकल के आता है। सबसे पहले मेरे पास कीजिए भाई, निष्कर्ष की बात करते हैं। जीडीपी एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध है, परंतु यह संबंध निम्नलिखित कारणों से अपूर्ण एवं अधूरा है।
ठीक है, देखो जीडीपी में और जो कल्याण की बात करते हैं तो भाई इसमें देखो मैं बोलता हूँ जीडीपी अच्छी है तो कल्याण अच्छा होगा, मतलब लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों की भलाई हो रही है। जीडीपी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो लोगों की भलाई नहीं हो रही। लेकिन इसकी ना भाई कुछ कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ कुछ कमियां इसके अंदर। पहली बात है कह रहे इसका तात्पर्य व्यक्ति या फर्म द्वारा की गई उन क्रियाओं से जिनका बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए कारखाने से धुआं निकलता है, उसके लिए उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान इसका हो रहा है भाई, लोगों का नुकसान हो रहा है। और जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान कर रहा है उससे कुछ नहीं बोला जा सकता, ठीक है। दूसरा, जीडीपी की संरचना देखो भाई कह रहे कि जीडीपी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संरचना को नहीं दर्शाता। पर देखो जीडीपी ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई उत्पादन ज्यादा हो रहा होगा। कह रहे कि यदि जीडीपी में वृद्धि शुद्ध सामग्री के उत्पादन के वृद्धि कारण है तो जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। देखो शुद्ध सामग्री का मतलब मेरे पास है किसी एक चीज में वृद्धि हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो कि सिर्फ गांजे वगैरह का उत्पादन हो रहा है तो ऐसे देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन लोगों का क्या है कल्याण नहीं हो रहा। मेरे पास अगला है जीडीपी का वितरण। भाई देखो कह रहे जीडीपी के वितरण में वितरण, हाँ भाई कह रहे जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी यदि आय का असमान वितरण है, मतलब कि अमीर अधिक अमीर हो जाएगा, गरीब क्या और गरीब हो जाएगा, ठीक। चौथा मेरे पास है भाई गैर मौद्रिक लेन देन। जीडीपी में कल्याण को बढ़ाने और गैर मौद्रिक लेन देन को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। जो भी गैर मौद्रिक लेन देन है उसको शामिल नहीं करते। जैसे मान चलो कि मैंने मैंने किसी एक फर्म से कच्चा माल लिया, एक कोई सी कंपनी है उससे मैंने कच्चा माल ले लिया, ठीक है। कच्चा माल लेने के बाद मैंने क्या किया भाई, देखो जो कच्चा माल मैंने लिया, ठीक है, उस कच्चे माल को मैंने कहीं से लिया, मैंने उस माल को लेने के बाद मैं उसे बनाया और मैंने उसी को बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पैसा का लेन देन करी नहीं, तो बोल देंगे जीडीपी हुई नहीं, ठीक है। तो इसमें यार दिक्कत भी है, ठीक है। अब सुनो भाई, तो मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये थी वन शॉट, ठीक है, ये हमारी वन शॉट वीडियो है। इस वन शॉट वीडियो को देख के सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जिन्होंने चैप्टर पहले पूरा ढंग से कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। जिनका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, देखो एक तो ऐसे बच्चे हैं जिनका चैप्टर कंप्लीट हो रखा है, जिनका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। जिनका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ भाई हमने पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी है इसकी, ठीक है, पूरी इसकी डिटेल क्लास है, इसकी डिटेल क्लास है, तुम वहां जाके देख सकते हो, वहां से पहले नोट्स बना लो, सारी बातें समझो, ठीक है। उसके बाद जाके जो तुम्हारी वन शॉट वीडियो से दोबारा देखना, ठीक। कुछ कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लेके आएंगे कंसेप्ट के साथ। तो पहले सबसे इसमें ना भी देखते हैं कि कितने कितने जनों को समझ में आता है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना। जो तुम्हारे डाउट निकलते हैं यू मेक कमेंट बिलो, ठीक है। और भाई जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद।